Assalamu alaikum dear students. I Ruqaya Ahad. Today I am going to deliver my lecture on fundamental unit of life for class 9th, and our today's topic is about cell. As all of you know that the cell was first discovered by Robert Hooke. ये जो है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले जो है सेल के बारे में जाना है. एंड इफ़ वी सी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल, it can be defined as the smallest structural and functional unit of life or an organism. जो ये सेल होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, या हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. जो सेल है इसी से हमारे जो है सारे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, या जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म होती है एक ऑर्गेनिज्म में या हमारी लाइफ में, वो इसी सेल के थ्रू होती है. अब डिपेंड करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, वो कुछ होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बने होते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ सेल्स या फ्रॉम मैनी cells हम कहेंगे, while as the unicellular organisms are made up of only one type of cells. तो उसके बाद हम डेफिनेशन के बाद अगर हम देखेंगे जो हायरार्की होती है एक ऑर्गेनिज्म की, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है एक सेल से, ये हमें पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ सेल जानने से पहले या स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो हायरार्की है एक ऑर्गेनिज्म की कैसे वो होती है. स्टार्ट एक सेल से, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो हमारी लाइफ होती है वो स्टार्ट हुई होती है एक सेल से. तो जब ये बहुत सारी सेल्स कंबाइन होती है तो ये कुछ टिश्यूज़ बनाती है, और यही टिश्यूज़ जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो कुछ ऑर्गेनेलीज़ बनाते हैं. ऑर्गेनेलीज़ में ऐसे आपको बताऊंगी, ऑर्गेनेलीज़ जितने भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज़ बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब यही सारी ऑर्गेनेलीज़ मिलती है तो वो बाद में एक ऑर्गन बनाती है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊंगी, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है लंग्स है हमारी बॉडी में. तो लंग्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं या एल्वियोलाई होते हैं. ये ऑर्गेनेलीज है लंग्स के. तो ये ऑर्गेनेलीज जब सारे मिलते हैं कहीं पे तो एक ऑर्गन जो है कंप्लीट हो जाता है. इसी तरह क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं या बहुत सारे ऑर्गन्स कहीं पे कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. अब जो ऑर्गेनेलीज है या ऑर्गन है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. कैसे डिपेंडेंट होते हैं, जब हम रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन, वो थ्रू लंग्स होता है. बट लंग्स में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलाई, आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जितने भी ये सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं ये सारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल रेस्पिरेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गन जो है उसके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेलीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइकली एक ऑर्गन सिस्टम जब बनता है, ऑर्गन सिस्टम इन्हीं ऑर्गन से बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम, वो एक ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का. या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स जो है मिल जाते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, हमारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके जो नर्वस सिस्टम है कंप्लीट हो जाता है. या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सिर्फ एक हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना सकता है, बट इसमें क्या है, हार्ट मेन ऑर्गन है, देन ब्लड जो है इम्पॉर्टेंट है,
वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जितनी भी है वो सारी जब एक साथ काम करती है तो एक ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है बन जाता है और अकॉर्डिंगली वो अपना वर्क जो है परफॉर्म करता है। ऐसी जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्ट होता है हमारे माउथ से एंड इट एंड्स अप टू एंड्स। तो जितने भी इन बिटवीन ऑर्गन्स आते हैं फ्रॉम माउथ टू एंड्स वो सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। या रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नोज से स्टार्ट होता है एंड लंग्स पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको पता होगा या आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि नोज़ के बाद कितने सारे विंड पाइप आती है, लंग्स वगैरह, लंग्स में जितने भी ऑर्गेनलीज है तो वो सारे जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो जब ऑर्गन्स मिलते हैं, जब ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तब जाके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन जब कहीं सारे ऑर्गन सिस्टम कहीं पे कंबाइंड होते हैं या कहीं पे यूनाइट होते हैं और वो एक साथ काम करते हैं तो तब जाके एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका ऑकरेंस हो जाता है। तो इस तरह से जो है सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनलीज बनते हैं, ऑर्गेनलीज से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जब सेल्स एक्टिवली काम करेंगी या सेल्स कंबाइन हो जाएंगी तो टिश्यूज़ बनेंगे। उसी तरह जो है आगे आगे ये हायरार्की चलती जाएगी एंड लास्ट पे जो है एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे कि सेल जो है क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे जो है रफली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इनफैक्ट आपकी बुक्स पे प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वहाँ से आप अच्छे से ये देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अगर हम देखेंगे ये जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ पे आप देखिए, ये इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देन इनसाइड एट द सेंटर ऑफ द सेल यहाँ पे है न्यूक्लियस। और ये जो है न्यूक्लियस की बाहर वाली ये लेयर जो है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अंदर जो है ये न्यूक्लियस की इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। देन ऊपर हम आते हैं टॉप पे, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे है लाइसोसोम्स, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म क्या होता है, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो सारी स्पेस होती है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक्चुअली क्या होता है, 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है सेल का स्ट्रक्चर। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस एंड तीसरा होता है साइटोप्लाज्म विच लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर जो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारे कहाँ पे होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देन हम आगे पढ़ेंगे 1 by 1 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले जो होता है, मैंने आपको बताया कि सेल का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली 3 पार्ट्स में ही डिवाइड है। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, ये सेल को डैमेज होने से बचाती है और जो भी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसको सेपरेट करती है। इसके जो अंदर कंटेंट्स होते हैं दैट मीन्स साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्लस जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेल में, जो भी मटेरियल सेल से बाहर जाना होता है, अनवांटेड मटेरियल जो होता है सेल में, वो थ्रू इसी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाता है। और जो मटेरियल सेल को नीडेड होता है, जिस मटेरियल की सेल को नीड होती है, वो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में आ जाता है। दैट मीन्स इट इज़ द एंट्री एंड एग्जिट फॉर द सेल। इसी के थ्रू जो है सेल में एंट्री होती है मटेरियल की और एग्जिट भी इसी के थ्रू वो कर जाते हैं।
तो सेकेंड पार्ट जो है न्यूक्लियस, जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर में वहाँ बताया कि न्यूक्लियस जो है इसमें जो है बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, उसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, या जिसको हम बोलेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की जो कवर करती है न्यूक्लियस को। और वहाँ से क्या होता है, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं कुछ मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो जो ये न्यूक्लियस है और अंदर इसके एक फ्रेगमेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। प्लस होता है इसमें क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है बने होते हैं डीएनए या प्रोटीन से। जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, या जो जीन से बने होते हैं क्रोमोसोम्स, वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से। ये डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन हम जिसको बोलते हैं, या सेल मल्टीप्लिकेशन जिनको हम बोलते हैं, उसमें ये न्यूक्लियस जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सेल डिवीजन होता है या सेल मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दिस सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन और वी कैन से सेल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट करने में न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो भी स्पेस होती है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उस सब सारे को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड इट कंटेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया ऑलरेडी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक कंपोनेंट होता है सेल स्ट्रक्चर का जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, केमिकल्स चाहिए होंगे, एनर्जी चाहिए होगी। तो वो सारा जो है मटेरियल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे उसके अराउंड कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। एंड दीज राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोम्स होते हैं इन पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और यही प्रोटीन्स हमें किस में हेल्प करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो मैंने आपको न्यूक्लियस में बोला कि क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पे, तो यही प्रोटीन्स जो है जो राइबोसोम्स पे बनते हैं, जो प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यही प्रोटीन्स जो हमें क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द साइट ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो है फैटी एसिड्स बनते हैं एंड स्टेरॉयड्स बनते हैं। प्लस क्या होता है वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये स्टोर करते हैं एंड रिलीज़ करते हैं कैल्शियम को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करते हैं एंड रिलीज़ करते हैं कैल्शियम को। इन केस जो हमारी सेल्स होती है उनमें जो है कैल्शियम प्रेजेंट होता है ड्यू टू दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इन्होंने पहले से स्टोर किया होता है। और जब भी हमारी सेल्स को नीड होती है कैल्शियम की, तो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस टाइम पे रिलीज़ कर देते हैं इस कैल्शियम को, और हमारी सेल्स जो है उस डेफिशिएंसी से कॉम्पनसेट कर पाती है। सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इट वाज फर्स्ट
डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी जो है इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, और फिर इन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी apparatus जिनको हम बोलते हैं। तो these Golgi apparatus select the target of material in transportation of material। जैसा मैंने आपको बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्रांसपोर्ट करती है, बट कौन सी टारगेट साइट पे उस मटेरियल को हमें ले जाना है, उस केमिकल को हमें ले जाना है, ये डिसाइड करते हैं यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में, बट सिलेक्शन ऑफ टारगेट में। कि ट्रांसपोर्ट तो कर देते हैं हम, ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो जाता है, बट गोल्गी apparatus जो है उस मटेरियल को उसकी अप्रोप्रिएट जगह पे ले जाते हैं या सिलेक्टेड टारगेट पे ले जाते हैं उस मटेरियल को। देन नेक्स्ट इज़ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जैसा आप सब ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस सेल में जितना भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको क्लीन करने में लाइसोसोम्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल में बैक्टीरिया होगा या सेल में कोई ऐसा फूड होगा जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं होगी, या सेल में कोई ऐसी फॉरेन बॉडी होगी जो सेल को डैमेज कर सकती है, तो इस सब मटेरियल को वॉर्न आउट करने के लिए या क्लीन करने के लिए जो है लाइसोसोम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। देन नेक्स्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है, रिलीज़ करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम इसको कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये हमारे सेल को एनर्जी रिलीज़ करती है या एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वही एनर्जी किस में हेल्पफुल होती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स, और फॉर द formation of chemicals, for the formation of cell new cells। जो सेल डिवीजन जैसा मैंने आपको कहा, सेल डिवीजन होता है या सेलुलर रिप्रोडक्शन होती है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जो ये ATP है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमें उस टाइम काम आती है या नए केमिकल्स बनाने होते हैं, या कोई भी वर्क जो है सेल को करना होता है, कोई भी वर्क सेल से जो भी काम करना होता है, जितने भी एक्टिविटीज सेल को परफॉर्म करनी होती है, उनके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी उसको यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देता है, और इसीलिए हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल। बट इन केस अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल क्लियर योर क्वेश्चंस और डाउट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल। अल्लाह हाफिज़।